जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर का सलूशन दिया था। आपको याद होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया था और सेक्शन सी बाकी था, जो इंशाल्लाह मैं आज कंप्लीट करूंगा। बच्चों, उस वक्त मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि प्रैक्टिकल सेंटर के गर्ल्स और बॉयज़ के पेपर अलग अलग होते हैं। बाद में मैंने देखा तो गर्ल्स और बॉयज़ के पेपर अलग अलग थे, उसमें कुछ क्वेश्चन अलग थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने वो तमाम क्वेश्चन जो गर्ल्स और बॉयज़ के पेपर में थे, दोनों शामिल कर लिए। ठीक है, इसलिए आइए बात का आगाज करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हमने अपनी बात शुरू की थी। ये तमाम MCQs, 17 MCQs मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। बच्चों, सेक्शन बी का ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो चुका है। ठीक है, और बच्चों, ये एक नया न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन नंबर 2 का और है। आप अगर इस सवाल को गौर करें तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है और आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन रेट लॉ। बच्चों, रेट लॉ मतलब रेट एक्सप्रेशन, और इसके अलावा आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये बेटा बहुत सारे कॉलेजेस के पेपर का क्वेश्चन है, इसको कर लें तो अच्छा होगा। जो टेबल हमें दिया हुआ था वो हमने डेटा की सूरत में लिख लिया, क्योंकि सवाल तो कोई भी नहीं लिखता। ठीक है, अब आपने ये 3 चीजें मालूम करनी हैं, मगर इन 3 चीजों को मालूम करने के लिए ऑर्डर मालूम करेंगे। बच्चों, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ऑर्डर निकालने का ये फार्मूला है। बच्चों, अब आप से मैंने ये बात पहले भी कही थी कि ए के अलावा किसी को नहीं देखना। बच्चों, ये ए का C1 है। ओके, और इसके बिल्कुल सामने वाला R1, और ये देखें चेंज हो गया, ये C2, और बिल्कुल सामने वाला R2, बिल्कुल सामने वाला बच्चों R2। ठीक है, तो R2 ये रहा, R1 ये रहा। R2 के लॉग में से R1 का लॉग माइनस, C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस। ठीक है, जब आपने सॉल्व किया तो बच्चों आंसर ये आया, यानी ए का ऑर्डर 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, R2 लॉग R2 माइनस लॉग R1, लॉग C2 माइनस लॉग C1। ठीक है बेटा, अच्छा, अब हमें ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के अलावा किसी को नहीं देखना। बच्चों, ये रहा C1, और C1 के सामने R1, और ये चूंकि चेंज नहीं हुआ, नंबर 2, नंबर 3 चेंज हुआ है, तो C2, और ये रहा R2। ठीक है, R2 के लॉग में से R1 का लॉग माइनस, C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस। ऐसा किया जब, तो बच्चों आंसर आया 2। तो ए का ऑर्डर 1, बी का ऑर्डर 2। अब मुझे बताइए बच्चों, रेट लॉ विल बी, रेट लॉ ये होगा
dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। अब आप मुझे बताइए, एक्सपोनेंट का सम 1 + 2 यानी 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड। बच्चों, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकला थर्ड। चलें, तो रेट लो हो गया, ये रहा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ये रहा। अब बाकी बचा रेट कांस्टेंट। और बच्चों, रेट कांस्टेंट मालूम करने के लिए वही इक्वेशन दोबारा लिखी। और अब हमारे पास अगर देखा जाए तो तीन तीन रेट हैं, 1 2 3। कोई सा भी रेट इस्तेमाल कर लें, पहला वाला कर लें, तो फिर कंसंट्रेशन भी पहली वाली। रेट अगर दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो कंसंट्रेशन भी दूसरी वाली। ऐसा करने से बच्चों के की वैल्यू आ गई। ठीक है, मगर चूंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए डेसीमीटर 6/मोल² इंटू सेकेंड। ये बेटा इसका रेट कांस्टेंट पता चल गया। ओके, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपसे कहा जा रहा है, आ थर्मोकेमिकल प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। थर्मोकेमिकल प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर आपको गिवन है, एटीएम में गिवन है। इट एब्जॉर्ब 15.4 जूल हीट, तो आपको क्यू गिवन है और आपको बच्चों पी गिवन है फ्रॉम सराउंडिंग। बच्चों फ्रॉम सराउंडिंग, ड्यू टू विच वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 4.7 डेसीमीटर क्यूब बाय पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड। पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश किया। ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल। ये बात ध्यान में रखें। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि आपको क्यू जूल में गिवन है, और जूल के साथ एटीएम नहीं, जूल के साथ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पैस्कल। तो बच्चों 1 ATM 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एटीएम को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करना हो तो 101,325 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। जूल और प्रेशर की यूनिट सेम हो गई। अब बेटा यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और यहाँ डेसीमीटर क्यूब है, तो डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड कर दिया, ये मीटर क्यूब बन गया। सही है, डेटा हमारा हमारी मर्जी के मुताबिक हो गया। अब क्या करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी फॉर एक्सपेंशन वर्क। पिस्टन चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्यू की जगह क्यू, पी की जगह पी, और डेल वी की जगह डेल वी। जब बच्चों सॉल्व किया तो डेल ई ये आया, जूल में आया। इसको किलो जूल बनाना है, तो बच्चों जूल को किलो करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया किलो जूल। ओके बेटा, इसकी प्रैक्टिस ऐसे करके करना। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। इथाइन की, ये इथाइन है और इसकी हीट ऑफ कंबशन निकालनी है। मैंने आपको ये सवाल पहले भी
सॉल्व करवाया था। और बच्चों ऐसे करके करवाया था, बस उस वक्त मैंने ये सब कुछ अपने हाथों से लिखा था। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 में ऐड कर दिया। ऐड किया तो इक्वेशन 5 मिल गई। बच्चों इक्वेशन 5 में से बची खुची इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे करके जब सब्ट्रैक्शन करी तो बच्चों आपको इक्वेशन 1 बन गई और हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम चल गई। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाना था, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर की जो लास्ट रिकॉर्डिंग है उसमें मैंने आपको ये सब कुछ समझाया हुआ है, करके दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, स्टेट हुन्स रूल एंड n प्लस एल रूल, विच रूल और प्रिंसिपल इज वायोलेटेड। अगर किसी बच्चे को इस सवाल का जवाब चाहिए तो प्रैक्टिकल सेंटर के सलूशन का जो पार्ट 1 है, ठीक है, जो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिएगा, लिखा हुआ वर्डिंग के साथ मिल जाएगा। ऐसे मजीद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, जो आप अगर चाहें प्री प्रैक्टिस के लिए देखना तो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काम मैं आपको पहले करवा चुका हूं। चलें आगे बढ़ते हैं। डिफाइन सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड, ये काम बच्चों आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका काम है। व्हाट आर एक्सरेज, हाउ आर दे प्रोड्यूस, गिव देयर प्रॉपर्टीज, ये काम आपका है और मुझे उम्मीद है कि आप अब तक कर भी चुके होंगे। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड लोअरिंग इन वेपर्स प्रेशर। बच्चों मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है ऑफ 15% W/W यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, तो यूरिया सोल्यूशन गिवन है 15% W/W, मोलर मास यूरिया का 60। और बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको गिवन है, मोलैलिटी और लोअरिंग इन वेपर्स प्रेशर निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15% W/W का मतलब 15 ग्राम यूरिया, 85 ग्राम वाटर। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि यूरिया 15 ग्राम है और वाटर 85 ग्राम। ठीक है बेटा, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों के मास पता चल गए। अब क्या करेंगे, मोलैलिटी का फार्मूला लगाकर मोलैलिटी के फार्मूले में वैल्यूज पुटअप कर देंगे और ऐसा करने से हमें मोलैलिटी पता चल गई। ठीक है बेटा, मोलैलिटी मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पता चल गई। अब बच्चों करना ये है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, मतलब यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है। और मोल फ्रैक्शन यूरिया का बच्चों CO और NH2, ये फार्मूला गलत हो गया, यूरिया आएगा इसकी जगह। जी बेटा, ये मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला है। क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट का मास कितना है 15, सॉल्यूट का मोलर मास 60। ये देखिए सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास, और अपॉन में क्या है टोटल, सॉल्वेंट का मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ऊपर सॉल्यूट
का मोल, नीचे सॉल्यूशन का मोल, सॉल्व किया जब तो मोल फ्रैक्शन आ गया सॉल्यूट। और बच्चों मोल फ्रैक्शन के बाद क्या करना है, अप्लाई करना है रावल्ट्स लॉ और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मालूम करना है। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की जगह सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, सॉल्व किया तो बच्चों आंसर आ गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पता चल गया। इसको बेटा जरूर करना जी। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सॉल्व करवा चुका हूं। अगर किसी को इसका सलूशन चाहिए हो तो प्रैक्टिकल सेंटर पार्ट 1 सॉल्यूशन पार्ट 1 देख लीजिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही सॉल्व करवा चुका हूं। आप अगर गौर करें तो NaCl आपको गिवन है 200 ग्राम, और क्लोरीन आपसे कह रहे हैं क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous solution. Calculate the mass of chlorine at 50 degree centigrade and 1200 torr if 200 gram NaCl electrolyzed। बच्चों आपको क्लोरीन का मास निकालना है, मगर इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर क्लोरीन का मास निकालना है। जी बेटा क्या करेंगे आप, क्लोरीन का मास मालूम करने के लिए, जी बेटा कुछ याद आया, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। और कैसे करेंगे, क्लोरीन का मास निकालने के लिए इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मास कैलकुलेट, ये मास वर्ड गलत हो गया है, ये मास की जगह वॉल्यूम होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब सवाल सही हो गया, तो आप वॉल्यूम के लिहाज से करेंगे। आपको क्लोरीन का वॉल्यूम निकालना है बच्चों। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों, वॉल्यूम निकालने के लिए मास वॉल्यूम रिलेशन तो लगा नहीं सकते। क्यों मास वॉल्यूम रिलेशन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मास वॉल्यूम रिलेशन लगता है एट STP, जबकि आपको टेम्परेचर और प्रेशर कुछ और गिवन है। तो ऐसी सूरत में हम मास वॉल्यूम नहीं बल्कि PV इज इक्वल टू NRT लगाते हैं। और बच्चों PV इज इक्वल टू NRT लगाएंगे जब, तो आपको क्लोरीन के मोल चाहिए होंगे। तो क्लोरीन के मोल निकालने के लिए काम करना है, इक्वेशन लिखी, NaCl के नीचे मोलर मास, क्लोरीन के नीचे मोल। अब क्या करना है बेटा, मास मोल रिलेशन लगाना है। 117 ग्राम NaCl प्रोड्यूस 1 मोल क्लोरीन, 1 ग्राम NaCl प्रोड्यूस 1/117 मोल क्लोरीन, और 200 ग्राम से जो क्लोरीन बनेगी वो इतने मोल होंगे। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब डेटा बनाना है, और डेटा में लिखना है मोल और प्रेशर और टेम्परेचर, और आपको निकालना है V। बच्चों प्रेशर को टॉर से ATM में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और PV इज इक्वल टू NRT लगाकर आपने V निकाल दिया। तो अगर ये काम STP पर करना होता तो मास वॉल्यूम रिलेशन लगाते, ठीक है, लेकिन आपको टेम्परेचर और प्रेशर कुछ और गिवन था, तो आपने इस सवाल को ऐसे करना होगा। ठीक है, और रिजल्ट लिखकर बात को फिनिश कर दिया।
ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलें, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसिस लॉ, ये बच्चों काम आपका है। डिफाइन विस्कोसिटी सरफेस टेंशन, ये काम बच्चों आपका है। रही बात इस वाले क्वेश्चन की, तो स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या करेंगे इसका जवाब देने के लिए बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन की हेडिंग बनाएंगे और स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद ड्राइव करना है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। मगर आपने जब ये काम किया था, तो उस वक्त बच्चों, आपने जब ये काम किया था तो उस वक्त इक्वेशन ये थी, उस वक्त बच्चों इक्वेशन ये थी, याद है? अब इक्वेशन ये है, अब बच्चों इक्वेशन ये है। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ बच्चों, क्या करेंगे आप? शाबाश जी। इन दिस रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के साथ। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की, आपको फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट पता चल गया। अब बेटा, ये वाला बैकवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के साथ। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया और इक्वेशन बन गई। बच्चों, हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्विलिब्रियम पर बराबर होते हैं। तो दोनों की वैल्यूज लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। कांस्टेंट दोनों एक तरफ और कंसंट्रेशन दोनों एक तरफ। फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जब डिवाइड होंगे तो एक नया कांस्टेंट आ गया, और बच्चों आपको इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को कहेंगे हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, और Kc इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मगर बेटा, ये सब कुछ आपने करना है लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट लिखने के बाद। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयारी जरूर कीजिएगा। जी बच्चों, हाइड्रोजन गैस टेक 10 seconds to effuse from a porous container of 1800 सेंटीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन गैस को इफ्यूज होने में 10 सेकेंड लगे अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाउ लॉन्ग विल हाउ लॉन्ग विल ऑक्सीजन टेक टू इफ्यूज फ्रॉम द कंटेनर ऑफ, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है इस वाले कंटेनर में, और कह रहे हैं बताओ इसको टाइम कितना लगे। बच्चों, आपने ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर ऑक्सीजन के वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर क्यूब करना है। 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये भी बेटा सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ओके, दोनों सेंटीमीटर क्यूब हो गए। अब क्या करना है? अब आपने ऑक्सीजन के इफ्यूज होने का टाइम मालूम करना है। बच्चों, आर को ब्रेक कर दिया, डिनोमिनेटर को उठाकर न्यूमरेटर में ले गए, वैल्यूज पुटअप कर दी। कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए। जी बेटा, 300 वन जा 300, सिक्स जा 1800,
टू वन जा टू, टू 16 जा 32। ठीक है बच्चों, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 10 को उधर ले गए और 6 को इधर नीचे ले आए। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ऑक्सीजन के इफ्यूज होने का टाइम पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन को इफ्यूज होने में टाइम ज्यादा लगना चाहिए लेकिन कम लगा है, और वजह वॉल्यूम कम है। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। 1500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल, यूं समझें जैसे एक वेसल है 1500 सेंटीमीटर क्यूब की, ये रही 1500 cc, और नाइट्रोजन गैस भरी हुई है इसमें, और प्रेशर इसका 250 टॉर। ठीक है, एंड एनदर एनदर 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब वेसल कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका प्रेशर है 200 टॉर। बच्चों ये दोनों गैसेस अलग हैं। अलग का मतलब ये नाइट्रोजन का वॉल्यूम है और ये नाइट्रोजन का प्रेशर है, और ये बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है और ये सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेशर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दीज टू गैसेस आर ट्रांसफर्ड, इन दोनों गैसेस को ट्रांसफर कर दिया, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड को मिक्स कर दिया 3 डेसीमीटर क्यूब की एम्प्टी वेसल में। तो बच्चों दोनों का वॉल्यूम 3 हो गया, वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर डेफिनेटली कम होगा, है ना बेटा। डेटा बता रहा है कि ये बॉयल्स लॉ का डेटा है। ठीक है, अच्छा, ये डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर, एक अकेला सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों इस अकेले सेंटीमीटर क्यूब को भी 1000 से डिवाइड करें, ये बन गया 1.5 डेसीमीटर क्यूब। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ लगाएंगे। ऐसे करके बच्चों बॉयल्स लॉ लगेगा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ बॉयल्स लॉ लगाएंगे, और दोनों तरफ बॉयल्स लॉ लगाकर बच्चों ये देखिए, बड़ी वेसल में जाने के बाद नाइट्रोजन का प्रेशर इतना हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, मिक्सचर बनने के बाद वाला प्रेशर है ये, इसलिए पार्शियल प्रेशर है ये भी और ये भी, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को जमा कर दीजिए तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ऐसे करके कीजिएगा बेटा। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन kept in 1500 ml vessel at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 मोल ऑक्सीजन को 1500 ml की वेसल में रखा, 1000 से डिवाइड करके बच्चों लीटर बना लिया, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल करते हैं तो वॉल्यूम या तो डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए या लीटर। टेम्परेचर तो होता ही केल्विन में। कैलकुलेट द प्रेशर exerted by oxygen if it behave as ideal, it behave as real। ओके, वेंडरवेल कांस्टेंट आपको गिवन है। तो बताओ बेटा, अगर गैस बिहेव करेगी एज
आइडियल, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे और पी हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर गैस बिहेव करेगी एज नॉन आइडियल, तो वेंडरवेल इक्वेशन लगाएंगे। और बच्चों, वेंडरवेल इक्वेशन लगाकर आपने वैल्यूज पुटअप करनी है। ठीक है बच्चों, आराम से इत्मीनान से अपने हाथों से सॉल्व कीजिएगा। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, इस पूरे को सॉल्व किया बच्चों तो ये आ गया, मजीद स्टेप किया तो ये आया, और प्रेशर पता चल गया। बच्चों ये देखिए, गैस बिहेव करेगी जब एज आइडियल तो प्रेशर 53.03, और गैस बिहेव करेगी एज रियल तो प्रेशर कम हो जाता है 51.19 ATM। ठीक है बेटा, इस सवाल की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कई कॉलेजेस के पेपर में ये मौजूद भी है। डिफाइन सॉलेबिलिटी, सॉलेबिलिटी डिफाइन करना है। उसके बाद के एस पी गिवन है जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का, और सॉलेबिलिटी मालूम करनी है। जी बच्चों, सॉलेबिलिटी मालूम करने के लिए क्या करोगे, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड को आयोनाइज किया और सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन बन गई। सॉलेबिलिटी को बच्चों, ये सॉलेबिलिटी है, सॉलेबिलिटी को, ये सॉलेबिलिटी है, और जितनी सॉलेबिलिटी है उतना ही जिंक है, डबल OH है। तो सॉलेबिलिटी सपोज कर ली हमने X, तो जिंक भी X हो गया और OH 2X हो गया। KSP की जगह KSP की वैल्यू रख दी। कई कॉलेजेस के पेपर का क्वेश्चन है कि ये स्टेप बच्चों ऐसे करके करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से X की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू का मतलब सॉलेबिलिटी पता चल गई जिंक हाइड्रो ऑक्साइड की। ठीक है, ये पिछले पीसी के पेपर के पिछले लेक्चर में भी था, मैंने आपको दोबारा करके दिखा दिया। आप इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चन मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर में मौजूद हैं। बच्चों, आपसे कहा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट का सलूशन है 100 cc और कंसंट्रेशन ये है, जबकि पोटाशियम क्रोमेट का सलूशन भी 100 cc और कंसंट्रेशन ये है। इन दोनों को मिक्स किया तो लेड क्रोमेट बना और पोटाशियम नाइट्रेट बना। आपसे कह रहे हैं शुड PbCrO4 प्रेसिपिटेट, इनको मिलाएंगे जब तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, जबकि लेड क्रोमेट का KSP गिवन है। ओके बेटा, सबसे पहला काम डेटा बनाएंगे। ये देखिए, लेड नाइट्रेट का वॉल्यूम, लेड नाइट्रेट की कंसंट्रेशन, पोटाशियम क्रोमेट का वॉल्यूम, पोटाशियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन, लेड क्रोमेट का KSP, प्रेसिपिटेट पता करने हैं तो आयोनाइज किया और सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब बेटा पीबी और क्रोमेट की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिसमें पीबी मौजूद है ये है, उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। पीबी आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। बिल्कुल इसी तरह क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, जिसमें क्रोमेट है इसमें है, जिसमें क्रोमेट है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। ये तीनों चीजें मौजूद हैं बच्चों।
क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन पता चलने के बाद इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। लेड की जगह लेड, क्रोमेट की जगह क्रोमेट, QsP आ गया। और QsP आने के बाद कंपेयर करेंगे। ये बेटा 10⁻⁻7 है, ये 10⁻⁻14 है। तो इसका मतलब QsP बड़ा है। अगर QsP बड़ा हो तो प्रेसिपिटेट शुड बी फॉर्म। इस क्वेश्चन को ऐसे करके जरूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये शॉर्ट नोट आपने खुद करना है। ये सारे काम बच्चों जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। और डिफाइन स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री को डिफाइन करना है। सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब। बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब की वेसल है। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व कर चुका हूं, आप वहां से देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ये बच्चों काम आपका है। और रही बात सेक्शन सी की, तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लीजिए और जरूर करना है, हर सूरत करना है। ठीक है बेटा। और अब तक आप कर भी चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर ए का और बी का, और ये रटने वाले टॉपिक हैं। आपने अब तक इनको रट भी लिया होगा। ठीक है बेटा, ये काम आपने करना है। और रही बात राइट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। एनर्जी की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है। तो बच्चों एनर्जी की इक्वेशन आपने करनी है। एनर्जी की इक्वेशन आपने करनी है। ठीक है। और आप 4 इक्वेशन है, रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। इन चारों की बेटा एक वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की भी है उन बच्चों के लिए जो टॉपिक पढ़ने के फौरन बाद उसको टाइम नहीं देते, फिर डेफिनेटली कुछ अरसे बाद भूल जाते हैं। तो उन भुलक्कड़ बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की भी है। आप चाहें तो ये चारों डेरिवेशन दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। और बच्चों वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पोस्टुलेट, ये सब कुछ करना आपका काम है। रही बात क्वेश्चन नंबर 5 की, स्टेट ली शैटलियर प्रिंसिपल, तो क्या करना है? ली शैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखना है। एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल। आपने हैबर प्रोसेस वाला ली शैटलियर प्रिंसिपल लिखना है। यहां तक तो हो गया ली शैटलियर प्रिंसिपल। ऑल्सो कैलकुलेट Kc एंड Kp फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन गिवन है। ओके। 1 मोल phosphorus pentachloride was introduced into a vessel of 10 डेसीमीटर क्यूब कैपेसिटी। जब तक ये 1 मोल रहेगा, जब तक ये दोनों 0 0 रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम जब आया तो क्लोरीन के मोल बता रहे हैं इतने, और जितने मोल क्लोरीन के बने इसके भी उतने ही बनेंगे। और बच्चों रिएक्टेंट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। आपसे कह रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, आपसे कह रहे हैं केसी मालूम करें और
केपी मालूम करें। तो बताइए बेटा, केसी निकालने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी और मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, 10 से 10 कैंसिल, 8 10 बचा। सॉल्व किया तो आंसर ये आया बच्चों। ये केसी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, केपी निकालना है। और केपी निकालने के लिए इक्वेशन ये है, और अगर चाहें तो लिख दें, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। हाँ बेटा, केसी की जगह केसी की वैल्यू, आर की जगह आर, टी हमें गिवन है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन कर दिया। और डेल्टा एन का मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो प्रोडक्ट के मोल इक्वेशन में कितने हैं, 1 + 1 यानी 2, और रिएक्टेंट का 1, तो 2 - 1 का मतलब 1। जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक ही रिएक्शन का केसी और उसी रिएक्शन का केपी मालूम कर लिया। ठीक हो गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था, अच्छा था बच्चों। बॉर्न हेबर साइकिल की पूरी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसमें बहुत सारी एग्जाम्पल आई हुई हैं, ये आप कर लीजिएगा। और वेंडरवेल इक्वेशन ये आपने करनी है। और रही बात इन तीनों इक्वेशंस की, तो बच्चों ये मैं आपको क्लास में भी करवा चुका हूँ, ये मैं आपको क्लास में भी करवा चुका हूँ। और आपको मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर में, मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर में मुख्तलिफ इक्वेशन आई थी, ये सारी इक्वेशन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। इसका ख्याल रखना काम आपका है। ठीक है बेटा। और इसके साथ आप अगर गौर करें तो बच्चों, इसके साथ अगर आप गौर करें तो प्रैक्टिकल सेंटर का गर्ल्स और बॉयज ये मैंने मिक्स कर दिया है। आप अगर इसकी तैयारी कर लें तो आपके गर्ल्स और बॉयज का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा अलोंग अलोंग विद एमसीक्यू। तो बच्चों पीसी के 2 पेपर हो चुके हैं, डीजे कॉलेज का पेपर हो चुका है, फॉरमैन कॉलेज का पेपर हो चुका है, मैक कॉलेजिएट का कंप्रीहेंसिव एग्जाम का पेपर हो चुका है। ठीक है। और बारी आदमजी कॉलेज के पेपर की है, जिस पर मैं आपसे फौरन बात करता हूँ। ठीक है।